तो आज हम लोग प्लेटो के विषय में पढ़ेंगे। प्लेटो प्राचीन यूनान का दार्शनिक है। ईसा से 4वीं-5वीं शताब्दी पूर्व का, है ना। प्रथम यूनानी राजनीतिक दार्शनिक इसको माना जाता है। क्यों? क्योंकि पहली बार प्लेटो के चिंतन में ही राजनीति संबंधी विषय व्यवस्थित रूप से दिखाई देता है। क्रमबद्ध विवेचना प्लेटो के द्वारा की गई। ऐसा नहीं था कि प्लेटो से पहले कोई राजनीतिक विचारक यूनान में नहीं था। बहुत सारे विचारक थे। स्टोइक्स थे, एपिक्यूरियंस थे, सिनिक्स थे, लेकिन उनके विचारों में वो सुव्यवस्था, वो क्रमबद्धता नहीं दिखाई देती है जो प्लेटो के चिंतन में दिखाई देती है। यानी प्लेटो वो पहला विचारक है जिसने राज्य के विषय में, राज्य के विभिन्न अंगों के विषय में, राज्य के स्वरूप के विषय में, राज्य के उद्देश्य के विषय में व्यापक चर्चा की है। इसलिए प्रथम राजनीतिक दार्शनिक उसको कहते हैं। इसके अलावा प्लेटो को एक आदर्शवादी विचारक भी माना जाता है। आदर्शवादी विचारक कहने के दो मतलब हैं। पहला तो ये कि वो आदर्श बातें करता है। राज्य के विषय में आदर्श क्या होना चाहिए, आदर्श राज्य कैसा हो, ऐसा राज्य जिसमें कोई बुराई ना हो, जो सबके लिए कल्याणकारी हो, सबको जिसमें न्याय मिल सके, ऐसे राज्य की कल्पना उसके द्वारा की गई। और उसके लिए उसने कहा कि अच्छा राज्य तभी होगा, आदर्श राज्य तभी होगा जब दार्शनिक राजाओं के द्वारा शासन किया जाएगा। वो स्पष्ट रूप से कहता है कि जब तक राजा दार्शनिक नहीं होंगे या जब तक दार्शनिक लोग राजा नहीं होंगे, शासन नहीं करेंगे, तब तक राज्य की जो दुर्व्यवस्था है वो दूर नहीं हो सकती। तो एक तो आदर्शवादी विचारक वो इसलिए है क्योंकि चाहिए पर ज्यादा जोर देता है। उसे इस बात की चिंता ज्यादा है कि एक अच्छा राज्य, एक आदर्श राज्य, एक न्यायप्रिय राज्य, सद्गुण युक्त राज्य कैसे बनाया जाए। दूसरा आदर्शवादी विचारक कहने का मतलब ये है, राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते आपको समझना चाहिए कि आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, समाजवाद, साम्यवाद, अराजकतावाद, ये सब विचारधाराएं हैं। और हर विचारक किसी न किसी विचारधारा को बिलोंग करता है, किसी विचारधारा के दायरे में रहकर अपने चिंतन को जन्म देता है। जहां तक आदर्शवादी विचारधारा की बात है, तो आदर्शवादी विचारधारा किससे जुड़ी है? विचार तत्व से जुड़ी है। आदर्शवाद किसका रूपांतर है? हिंदी रूपांतर आइडियलिज्म का। और आइडियलिज्म शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? आइडिया से। यानी वो विचारधारा जिसमें विचार तत्व को प्रमुखता दी जाती है, वो आदर्शवादी विचारधारा है। अब प्लेटो किस दृष्टि से आदर्शवादी विचारक है? क्योंकि उसके चिंतन में भी हम विचार तत्व की प्रधानता देखते हैं। कैसे? उसने राज्य का शासन दार्शनिक राजाओं के हाथ में देने की बात कही है। और दार्शनिक राजाओं का सर्वोच्च गुण क्या होता है उसकी दृष्टि में? उनका विवेकवान होना, विवेक गुण से संपन्न होना। तो ये जो विवेक का विचार है, ये प्लेटो के चिंतन का आधार है। उसके जितने भी कंसेप्ट हैं, बेसिक कंसेप्ट उसका आदर्श राज्य की धारणा है। और उसमें ये विचार तत्व, ये विवेक तत्व शुरू से लेकर अंत तक उसकी प्रमुखता दिखाई देती है। दूसरे शब्दों में अगर आप कहें कि प्लेटो ने विवेक के शासन की स्थापना की,
जिस आदर्श राज्य की कल्पना की, उस आदर्श राज्य का शासन किसके द्वारा किया जाएगा? विवेक के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि उसके शासक विवेकी शासक है, वो विवेकी शासकों की बात करता है। तो इस लिहाज से प्लेटो एक आदर्शवादी राजनीतिक विचारक है। अब तीसरी बात जो आदर्शवाद से जुड़ी है, ये जितनी भी विचारधाराएं हैं, राजनीतिक विचारधाराएं हैं, उनमें किस बात पर ध्यान दिया गया है, किस बात को केंद्र में रखकर ये विचारधाराएं प्रतिपादित की गई हैं? व्यक्ति और राज्य का संबंध कैसा होना चाहिए, है ना? एक राज्य का निर्माण केवल शासकों से नहीं होता, उसमें आम नागरिक भी होते हैं। तो पूरे समय ये समस्या बनी रहती है कि शासक और आम जनता के बीच संबंध कैसा हो। शासक राज्य का प्रतीक होता है और आम जनता होती है। तो इन दोनों के बीच संबंध कैसा हो? शासक को शासन करने का अधिकार होता है और आम जनता उससे शासित होती है। लेकिन कई बार लोगों को ये शिकायत होती है कि शासक के द्वारा उसके कल्याण के लिए कार्य नहीं किए जा रहे, और शासक दूसरी ओर समाज में शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग करता है? बल का प्रयोग करता है। तो इस वजह से कई बार दोनों में क्लैश की स्थिति आ जाती है, संघर्ष की स्थिति आ जाती है। किसके बीच? व्यक्ति और शासक के। तो इन संबंधों को कैसे सामंजस्यपूर्ण ढंग से इसका निर्वाह किया जाए ताकि समाज में सुव्यवस्था बनी रहे, इसके लिए नाना विचारधाराएं प्रतिपादित की गई। अब जो आदर्शवादी विचारधारा है, उस विचारधारा में क्या कहा गया? व्यक्ति की तुलना में राज्य को ज्यादा महत्व दिया गया, है ना? आदर्शवादी विचारधारा क्या कहती है कि राज्य पहले है, व्यक्ति बाद में है। राज्य के अधिकार पहले है, व्यक्ति के अधिकार बाद में है। राज्य एक उद्देश्य है और व्यक्ति एक साधन के रूप में है। बिना राज्य के व्यक्ति का कोई वजूद नहीं है। व्यक्ति उन्हीं अधिकारों, उन्हीं स्वतंत्रताओं का प्रयोग कर सकता है जो राज्य द्वारा उसे दी जाती है। तो राज्य के बिना व्यक्ति का कोई वजूद नहीं है। राज्य में रहकर ही व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है, राज्य के बाहर रहकर नहीं। ये विचार आदर्शवादी विचारधारा का केंद्र बिंदु है। तो प्लेटो इस लिहाज से भी आदर्शवादी विचारक है क्योंकि उसने व्यक्ति की तुलना में राज्य को ज्यादा महत्व दिया है। उसकी ये मान्यता है कि राज्य अगर आदर्श प्रकृति का होगा, आदर्श राज्य होगा, व्यक्ति के अधिकार, व्यक्ति के कल्याण, व्यक्ति के साथ न्याय, ये सारी बातें अपने आप आ जाएंगी। तो आदर्शवादी राजनीतिक विचारक है प्लेटो, उसने एक आदर्श राज्य की कल्पना की। ऐसा राज्य जो उसकी कल्पना का राज्य है, कैसा होना चाहिए, इस पर फोकस करता है। दूसरे, वो आदर्शवादी इसलिए है क्योंकि उसने विचार तत्व को, विवेक तत्व को प्रमुखता दी है। और तीसरे, वो आदर्शवादी इसलिए है क्योंकि व्यक्ति की तुलना में उसने राज्य को ज्यादा महत्व दिया है। दूसरे, उसे क्रांतिकारी राजनीतिक दार्शनिक भी कुछ विद्वानों ने कहा है। क्रांतिकारी किस अर्थ में है? क्रांतिकारी किसको कहते हैं? ऐसा कोई भी व्यक्ति जो विद्यमान व्यवस्था से संतुष्ट नहीं होता, उसमें बदलाव चाहता है, ऐसे व्यक्ति को क्रांतिकारी कहते हैं। प्लेटो की जहां तक बात है, प्लेटो इसलिए क्रांतिकारी है क्योंकि वो भी उसके समय की जो विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था थी उससे खुश नहीं। उसके समय में छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे,
एथेंस, स्पार्टा, इन सब में अलग अलग शासन प्रणालियां थीं और जिस नगर राज्य में वो रहता था एथेंस में, उसमें कहने के लिए तो लोकतंत्र था, लेकिन लोकतंत्र के सिद्धांतों का पालन सरकार के द्वारा नहीं किया जाता था। यहाँ तक कि लोगों को विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता भी नहीं थी। आपने सुकरात का नाम सुना होगा, जो प्लेटो का गुरु था, है ना? यस मैम। तो उसने अपने गुरु को देखा था कि कैसे एथेंस की लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसके गुरु सुकरात को इसलिए शासकों ने दंडित किया। सुकरात को विष पीने के लिए बाध्य किया गया था, मृत्युदंड दिया गया था। उसका दोष क्या था? उस पर यह आरोप था कि वो नवयुवकों को शासन व्यवस्था के विरुद्ध भड़काता है। जबकि सोक्रेटिस क्या करता था? लोगों से ये अपील करता था कि आप अपनी बातों को सामने रखो और शासन व्यवस्था के द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे हैं, जो अन्याय किए जा रहे हैं, जो अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उसका विरोध। तो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपराध मानते हुए उस समय एथेंस के शासकों ने उसे दंडित किया था। अपने गुरु की मृत्यु के बाद प्लेटो इतना आहत हुआ, इस स्थिति ने उसको इतना ज्यादा प्रभावित किया कि उसने ठान लिया कि व्यवस्था में चेंज लाना है और इसी परिवर्तन के लिए उसने अपनी तमाम पुस्तकों की रचना की, जिन पुस्तकों में राजनीतिक चिंतन के लिहाज से कौन सी पुस्तकें महत्वपूर्ण है उसकी? रिपब्लिक, स्टेट्समैन, द लॉज। वैसे तो बहुत सारे ग्रंथों की रचना की उसने, और आपको बता दूं कि उस समय ज्ञान का विशेषीकरण नहीं हुआ करता था, यानी जो विद्वान होता था, जो दार्शनिक होता था, वो विभिन्न विषयों पर अपने विचार व्यक्त करता था। तो प्लेटो की इन रचनाओं में भी आपको केवल राजनीति के विषय में ही नहीं, बल्कि समाज के विषय में, अध्यात्म के विषय में, शिक्षा शास्त्र के विषय में, विभिन्न क्षेत्रों में उसके विचार आपको देखने को मिलते हैं। जहां तक राजनीतिक चिंतन की बात है, तो राजनीतिक चिंतन मुख्य रूप से रिपब्लिक में, स्टेट्समैन में और द लॉज में व्यक्त हुआ है। तो प्लेटो एक क्रांतिकारी राजनीतिक दार्शनिक क्यों है? क्योंकि वो अपने समय की राजनीतिक व्यवस्था से असंतुष्ट था और उसमें बदलाव लाना चाहता था। इसी बदलाव के लिए उसने आदर्श राज्य की कल्पना की थी अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक। इसकी जो संज्ञा दी जाती है प्लेटो को, वो है ईसाईवाद का बौद्धिक संस्थापक। यूरोप में आप जानते हैं कि ईसाई धर्म का बोलबाला है और मध्य युग में ईसाई धर्म बहुत ज्यादा प्रभावी था पूरे यूरोप में। लेकिन उससे पहले भी, मध्य युग से पहले भी प्लेटो ने दार्शनिक तरीके से, ऐसा माना जाता है कि उसने ईसाई धर्म को प्रमुखता प्रदान की, उसके सिद्धांतों को मान्यता प्रदान की। इसलिए उसे ईसा से पूर्व का ईसाई भी कहा जाता है। और लास्टली ये कहा जाता है कि वो एक स्वप्नलोकीय विचारक है, यानी उसके जो विचार हैं, उसके विचार व्यावहारिक नहीं है। आप आगे उसके एक एक विचार को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि वास्तव में उसने जो बातें कही हैं अपने ग्रंथों में, वो व्यवहार में उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती। यानी उसने जिस आदर्श राज्य की कल्पना की, वो वास्तव में आदर्श है, वो इस धरती पर संभव नहीं है, क्योंकि दार्शनिक राजाओं का निर्माण इतना आसान नहीं। तो ये कुछ संज्ञाएं थी जो प्लेटो के लिए दी जाती हैं, प्लेटो के नाम के साथ जुड़ी हुई हैं।
जब हम किसी थिंकर के बारे में पढ़ते हैं, हम ये भी देखते हैं कि उसके चिंतन पर किसका किसका प्रभाव है, उसने कौन सी अध्ययन पद्धति अपनाई है, और फिर लास्ट में उसके विचारों को देखते हैं कि वास्तव में उसके विचार का केंद्र बिंदु क्या है। तो जहां तक प्लेटो के ऊपर प्रभाव की बात है, दो प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। एक तो उसके गुरु सुकरात का प्रभाव है उसके चिंतन पर, बहुत जबरदस्त। आपको बता दूं कि प्लेटो ने अपनी जो आत्मकथा है, सेवेंथ लेटर लिखी प्लेटो ने, जिसको उसकी आत्मकथा के रूप में जाना जाता है। उसमें स्पष्ट रूप से प्लेटो ने ये कहा है कि ये सुकरात का ही प्रभाव था कि राजनीति में क्रियाशील होने के अपने विचार को मुझे त्यागना पड़ा। यानी प्लेटो पहले राजनीति में जाना चाहता था, लेकिन जब वो सुकरात के संपर्क में आया तो उसके अंदर दार्शनिक बनने की लालसा जगी। एक दार्शनिक का काम क्या होता है? वो विभिन्न विषयों के बारे में, सांसारिक जीवन के बारे में सत्य को खोजने की कोशिश करता है। ये दुनिया कैसे आई, कैसे बनी, इसके पीछे कारण क्या है, कैसे ये चल रही है, ये दर्शन का विषय है, ये तत्व मीमांसा का विषय है, और दार्शनिक इन्हीं विषयों पर चिंतन करता है। तो सुकरात के संपर्क में आने के बाद प्लेटो एक दार्शनिक बना, जीवन की धारा बदल गई। और ये भी कुछ विद्वान कहते हैं कि प्लेटो के ग्रंथों में जो कुछ वर्णित है वो वास्तव में ओरिजिनली सोक्रेटिस के विचार है। अब ये तो विवाद का विषय है, लेकिन कुछ विचारक ये मानते हैं। लेकिन इससे तो ये तो सिद्ध होता ही है कि प्लेटो के चिंतन पर सुकरात का कितना ज्यादा प्रभाव था। सुकरात का जो फेमस कोटेशन था उसको प्लेटो ने पूरी तरह से आत्मसात किया। वो कोटेशन क्या था कि सद्गुण ही ज्ञान है। ये विचार शुरू से लेकर अंत तक प्लेटो के चिंतन में बना रहा है। वर्च्यू इज नॉलेज। क्योंकि प्लेटो ने जिस शासक की कल्पना की, जिस फिलोसफर किंग की कल्पना की, जिस दार्शनिक राजा की कल्पना की, उसका सबसे बड़ा गुण क्या है? वो सद्गुण युक्त है, वो विवेक गुण से संपन्न है, उसके अंदर सारे गुण हैं। आप जानते हैं कि मनुष्य के अंदर बुराइयां भी होती हैं, लेकिन प्लेटो ने जिस शासक की कल्पना की वो बुराइयों से मुक्त है, उसके अंदर कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, तभी वो शासन कार्य अच्छी तरह से कर सकता है, तभी उसके अधीन जनता खुश रह सकती है, जनता का कल्याण हो सकता है, संतुष्टि का भाव उसके अंदर आ सकता है। एक तो सोक्रेटिस का प्रभाव था, और दूसरे अभी जैसा मैंने आपको बताया कि यूनान का जो सार्वजनिक जीवन था उसमें जो अराजकता, अव्यवस्था दिखाई दे रही थी प्लेटो को, उससे वो इतना आहत था कि उसको दूर करने के लिए और एक अच्छे राज्य की स्थापना के लिए उसने अपनी लेखनी उठाई और रिपब्लिक सहित तमाम ग्रंथों की रचना की। ये दो बातें उसके चिंतन पर प्रभाव डालती हैं, जो उसके चिंतन पर हमें उसकी हर रचना में दिखाई देता है। अब बात आती है कि प्लेटो ने ये जो विभिन्न रचनाएं लिखी, उसमें अध्ययन पद्धति कौन सी अपनाई? अध्ययन पद्धति अगर हम देखें तो सबसे पहले उसने ऐतिहासिक पद्धति अपनाई। ऐतिहासिक पद्धति किसको कहते हैं? जब रचनाकार या लेखक
उस सिद्धांत बनाता है अपनी कल्पना के आधार पर, अपनी समझ, अपने ज्ञान के आधार पर, उन सिद्धांतों को इतिहास से उदाहरण लेकर पुष्ट करता है। तो ये ऐतिहासिक पद्धति कहलाती है। जैसे आगे आप देखेंगे कि प्लेटो ने जो शिक्षा का सिद्धांत दिया, उस शिक्षा के सिद्धांत को बनाते समय उसने यूनान के इतिहास को ढूंढा, एथेंस और स्पार्टा के इतिहास को ढूंढा, वहां की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन किया और उस शिक्षा व्यवस्था में जो अच्छाइयां उसे दिखाई दी, उन अच्छाइयों को मिलाकर उसने शिक्षा सिद्धांत को जन्म दिया। कुछ अच्छाइयां एथेंस की शिक्षा व्यवस्था में थी, कुछ स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था में थी। दोनों की अच्छाइयों को मिलाकर, कुछ अपना नया मिलाकर उसने शिक्षा का सिद्धांत पेश किया। तो ये ऐतिहासिक पद्धति है जिसके अंतर्गत इतिहास से उदाहरण लेकर अपने सिद्धांतों को पुष्टि प्रदान करने, उसे बल प्रदान करने का कार्य सिद्धांतकार के द्वारा, लेखक के द्वारा या रचनाकार के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा एक और पद्धति का प्रयोग प्लेटो के चिंतन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वो क्या है? निगमनात्मक सिद्धांत, निगमनात्मक पद्धति और आगमनात्मक पद्धति, डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड। इसमें से जो इंडक्टिव मेथड है वो वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है, आगमनात्मक पद्धति, और जो निगमनात्मक पद्धति है वो दार्शनिक है, वो वैज्ञानिक उतनी। अब ये दोनों पद्धतियां बहुत ध्यान से समझिएगा कि निगमनात्मक पद्धति के अंदर क्या होता है कि जो सिद्धांतकार होता है वो पहले ही कुछ सिद्धांत बना लेता है, कुछ निष्कर्ष निकाल लेता है और फिर उन निष्कर्षों को पुष्टि प्रदान करने के लिए यहां से वहां से तथ्य उठाता है और उनके साथ जोड़ देता है। चाहे इतिहास से तथ्य उठाए या फिर अपने तर्क के आधार पर उसको सिद्ध करने की कोशिश करे। यानी निगमनात्मक पद्धति में सिद्धांत पहले बन जाते हैं और उनका आधार बाद में ढूंढने की कोशिश की जाती है। इसके जस्ट अपोजिट होती है आगमनात्मक पद्धति। आगमनात्मक पद्धति में जो सिद्धांतकार होता है, जो लेखक होता है, वो पहले कोई सिद्धांत नहीं बनाता, पहले तथ्यों को ढूंढता है, उनको एनालाइज करता है और तब जाकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं कि अगर आपको आगमनात्मक पद्धति के माध्यम से ये अध्ययन करना हो कि कोविड-19 के पीरियड में भारत में शिक्षा की स्थिति कैसी है, तो आप क्या करेंगे? मैम जो रिपोर्ट वगैरह देखेंगे कैसे क्या है, या पहले तथ्य को ढूंढेंगे, है ना। चाहे लोगों से संपर्क, विद्यार्थियों से संपर्क स्थापित करेंगे, शिक्षकों से संपर्क स्थापित करेंगे, एक सर्वे करेंगे, फिर उनसे जो प्राप्त सम्मतियां हैं उनका संग्रह करेंगे, फिर उनको एनालाइज करेंगे, उनका टेबुलेशन करेंगे, फिर ये देखेंगे कि अधिकांश लोग किस बात पर सहमत हैं कि शिक्षा व्यवस्था में कोई व्यवधान नहीं पड़ा है, ऑनलाइन चल रही है या व्यवधान पड़ा है। उसके आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। तो ये जो मेथड हुआ ये आगमनात्मक पद्धति कहलाती है। और निगमनात्मक पद्धति के तहत अगर आप अध्ययन करेंगे तो इसी विषय पर कैसे करेंगे? पहले ही आप निष्कर्ष निकाल लेंगे कि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन होने के कारण विद्यार्थियों की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हुई। यस मैम। या अच्छी चल रही है, दोनों ही निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं। और उसके बाद
इस बात को पुष्ट करने के लिए आप जगह जगह से उदाहरण लाएंगे, तथ्य लाएंगे कि देखिए यहाँ भी ऐसा हुआ, यहाँ भी ऐसा हुआ, यहाँ के विद्यार्थियों ने भी ये कहा, यहाँ के शिक्षकों ने भी ये कहा। तो ये हुई निगमनात्मक पद्धति। क्लियर हुआ? तो प्लेटो के चिंतन में ज्यादातर निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है। हालांकि कुछ विचारक हैं जैसे नेटलशिप और बेकर ये कहते हैं कि प्लेटो के चिंतन में आगमनात्मक पद्धति का भी प्रयोग किया गया है, क्योंकि वो वस्तु स्थिति से अनजान नहीं है। प्राचीन यूनान में क्या हो रहा है उसकी जानकारी उसे है, और अव्यवस्था देखकर ही, अराजकता देखकर ही उसने आदर्श राज्य के विषय में अपनी धारणा बनाई। अगली जो पद्धति उसके द्वारा अपनाई गई जिसको कहते हैं साम्यानुमान। इसका मतलब ये है कि रचनाकार के द्वारा जो कुछ कहा गया है व्यक्तियों और चीजों में साम्यता स्थापित की गई है, एक सादृश्य स्थापित किया गया है, एक उपमान दिया गया है। ये चीज प्लेटो के चिंतन में ये पद्धति बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। किस रूप में? जैसे उसने शासकों की तुलना किससे की है? स्वर्ण से की। ये शासक कैसे हैं? सोने के समान है। सैनिक कैसे हैं? चांदी के समान है, रजत के समान है। कहीं पर उसने शासकों को चिकित्सक की संज्ञा दी है। आम जनता बीमार है इसलिए हमें शासक का इलाज करना चाहिए, ऐसी बातें उसने शिक्षा योजना के अंतर्गत कही। और एक शासक ही है, एक विवेकवान शासक ही है, एक दार्शनिक शासक ही है जो सार्वजनिक जीवन में जो बुराई है उसको दूर कर सकता है, जो बीमारी है उसका इलाज कर सकता है। वहीं पर उसने सैनिकों को, संरक्षकों को की तुलना श्वानों से की है, कुत्तों से की है, कि जैसे कुत्ते घर की रखवाली का काम करते हैं वैसे ही संरक्षक वर्ग के लोग, शासक वर्ग के लोग राज्य की रखवाली करते हैं, जनता की रखवाली करते हैं। ये जो मेथड है इसको कहते हैं साम्यानुमान। इसमें दो तुलनाएं, दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की तुलनाएं की जाती हैं, उनमें साम्यता स्थापित करने की कोशिश की जाती है। और अगली जो बहुत महत्वपूर्ण शैली प्लेटो के द्वारा अपनाई गई वो है संवाद शैली। इसका मतलब है कि प्लेटो की जो रचनाएं हैं वो सब किस फॉर्म में लिखी गई है? डायलॉग फॉर्म में। एक नाटक में जैसे डायलॉग होते हैं, पात्र होते हैं, उसी रूप में प्लेटो ने अपने विभिन्न ग्रंथों की रचना की है। ऐसा नहीं है कि उसने रिपब्लिक में शुरू किया कि आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए और उसके क्या गुण होने चाहिए, उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, सिस्टमेटिक ढंग से ऐसा कुछ नहीं लिखा उसने, बल्कि डायलॉग के रूप में उसको लिखा है, एक नाटक के रूप में उसे लिखा है। और नाटक के विभिन्न पात्र हैं जैसे सिफालस, पॉलीमार्कस, ग्लाकन, थ्रेसिमार्कस, और सुकरात भी उसका एक पात्र है। जैसे नाटक में एक नायक होता है तो प्लेटो के संवाद में नायक कौन है? सुकरात है। सुकरात के मुंह से जो कुछ कहा गया है, कहलवाया है प्लेटो ने, वो प्लेटो के अपने विचार हैं, उन्हीं को सिद्धांत के रूप में मान्यता मिली है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्लेटो के सिद्धांतों में हमें संवाद शैली देखने को मिलती। उसके जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम उसके आदर्श राज्य की धारणा के विषय में जानेंगे और उसके बाद
जो अन्य सिद्धांत हैं, जो एक तरीके से आदर्श राज्य को निर्मित करने के साधन के रूप में प्रयुक्त किए गए हैं, उनको भी देखेंगे। न्याय का सिद्धांत, साम्यवाद की धारणा और शिक्षा का सिद्धांत। पहले हम आदर्श राज्य के विषय में बात करते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि प्लेटो के चिंतन का उद्देश्य एक आदर्श राज्य की स्थापना करना। क्यों आदर्श राज्य स्थापित करना है? क्योंकि वो विद्यमान राज्य से खुश नहीं था। विद्यमान राज्य में उसको बहुत ज्यादा बुराइयां देखने को मिली। किस रूप में? कि शासक स्वार्थ लिप्सावश जनता के हितों की, जनता के कल्याण की परवाह नहीं कर रहे हैं। निर्दोष लोगों को दंडित किया जा रहा है, जैसा उसके गुरु के साथ हुआ, सुकरात के साथ हुआ। तो इन सारी अव्यवस्थाओं को, अराजकताओं को दूर करने के लिए उसने आदर्श राज्य की कल्पना की। अब आदर्श राज्य कैसा होगा, इसके बारे में उसने अपना पूरा चिंतन प्रस्तुत किया। आदर्श राज्य की पहली विशेषता क्या होगी? कि उसका शासन दार्शनिक राजाओं के द्वारा किया जाएगा, फिलोसोफर किंग्स के द्वारा। आमतौर पर उस समय जो शासन व्यवस्था थी वो ज्यादातर राजतंत्रीय हुआ करती थी, या कहीं कहीं कुलीन तंत्रीय हुआ करती थी, जिसमें एक राजा के द्वारा शासन किया जाता। हालांकि उसके समय में यूनान के कुछ नगर राज्यों में लोकतंत्र भी प्रचलित था, जनता का शासन प्रचलित था। लेकिन उस जनता के शासन में भी बहुत सारी बुराइयां थी, जिन बुराइयों को दूर करने के लिए उसने क्या कहा कि शासन तो राजा का होना चाहिए, लेकिन राजा कैसा होना चाहिए? दार्शनिक होना चाहिए। दार्शनिक राजा की क्या खासियत होती है? वो सद्गुण युक्त होता है, उसके अंदर कोई अवगुण नहीं होता है, सारे गुण होते हैं। और सबसे बड़ा गुण क्या है उसके अंदर? उसका विवेकी होना, विवेकवान होना, उचित अनुचित, सही गलत, न्याय अन्याय का निर्णय करने की क्षमता होना, शासन करने की कला का ज्ञान होना, और साथ ही साथ हर तरह की सांसारिक लिप्सा से मुक्त। शासक कैसा होना चाहिए? जिसके अंदर कोई लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, जो मानवीय बुराइयां हैं वो ना हो, वो इन सब से ऊपर उठा हो और सिर्फ जनता के कल्याण की बात सोचता हो। जनता के कल्याण की बात वो तब सोच पाएगा जब अपने विवेक का प्रयोग करेगा। तो इस तरीके से प्लेटो ये कहता है कि जब तक दार्शनिक लोग शासक नहीं बनेंगे, राजा नहीं बनेंगे, या जो राजा है उसमें दार्शनिकों के गुण नहीं आएंगे, सद्गुण युक्त वो नहीं होगा, तब तक आदर्श राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। तो पहली विशेषता आदर्श राज्य की क्या होगी? कि ये दार्शनिक राजाओं का शासन होगा, ना तो आम जनता का शासन होगा, ना आम राजा का शासन होगा, ना ही समाज के कुछ कुलीन लोगों का शासन होगा। क्योंकि इन सभी शासनों में बुराइयां हैं। इन बुराइयों को तभी दूर किया जा सकता है जब दार्शनिक लोगों को शासक बनाया जाए। ऐसे दार्शनिक जो सद्गुण युक्त हो, जो विवेक युक्त, जिनके अंदर कोई सांसारिक लिप्सा न, जो त्यागमय जीवन जीने के लिए तैयार हो, जो निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा के लिए तैयार। दूसरी विशेषता आदर्श राज्य की प्लेटो ने क्या बताई? कि आदर्श राज्य न्याय पर आधारित राज्य होगा। यानी अब तक जो राज्य थे, प्लेटो ने महसूस किया कि उसमें न्याय नहीं था। यस मैम। उसमें अन्याय था।
सही के साथ, सज्जन के साथ अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा था,